नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जयपुर, जहां पे राजस्थान में घोषणा पत्र जो है वो जारी कर रही है कांग्रेस। सुनते हैं। हमने जारी कर रखा यहाँ के उपस्थित इस मंच पर बैठे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा, ये इतना डिफिकल्ट क्यों रख लिया? आप तो सिंह है, बस है गोविंद सिंह ही बस है, तो उसी से पहचाना जाता कौन है क्या है। फिर ये क्यों? सीपी जोशी जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनिक जी, सचिन पायलट जी, प्रमोद तिवारी जी, जितेंद्र सिंह जी, मोहन प्रकाश जी, नासिर हुसैन जी और इस मंच पर बैठे हुए साथियों, और यहाँ पर जो हमारे पार्टी के अन्य नेता है, और खासकर इस समारोह में घोषणा पत्र डिक्लेरेशन में उपस्थित मेरे मीडिया के भाइयों, अभी इस घोषणा पत्र में क्या है इसका हमारे पीसी जोशी साहब ने पूरा आपको बताया। सीपी जोशी साहब जितने मेन पॉइंट्स थे वो सभी उन्होंने माध्यम के साथ सामने भी रखा और यहाँ उपस्थित सज्जनों के सामने भी रखा। जो काम हमने पहले किया वो भी उन्होंने बताया, और जो करने जा रहे हैं वो भी उन्होंने बताया। तो मेरा काम बड़ा आसान हो गया, क्योंकि जो कुछ बोलना था उन्होंने बोला, जो कुछ बचा कुचा था तो चीफ मिनिस्टर बोल दिया। तो इसीलिए ऐसे ज़्यादा वक्त मैं आपका लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को फिर उदयपुर यहाँ से निकलना है। मैं एक ही बात कहूँगा कि ये राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। आज से नहीं, 1926 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के घोषणा पत्र जारी की थी। तब से ही हम वही वायदे करते हैं जो पूरा कर सके, जिसे अमली जामा पहना जा सके। तो हमारे जो वायदे हैं वो बिल्कुल अनुष्ठान लाने के लायक भी है, और अनुष्ठान में हम लाए हैं। चाहे वो हमारे राज्य के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, या कोई भी कार्यक्रम हमारा हो, उसमें हम जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं। अभी यहाँ जो पिछले का घोषणा पत्र था, अशोक गहलोत जी ने और पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलके उसको जारी किया। 95% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। अगर एक मैनिफेस्टो में कही हुई बातें अगर 90% कोई पार्टी करती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट
तो ये एक तरफ हमारा है। दूसरी तरफ हम जो सेंट्रल में भी हमारी गवर्नमेंट जब थी 10 साल हमने जो गवर्नमेंट चलाई, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हमने जनता को सुलझा के दिया। जो लोग जिनके पास गरीबी और जिनको खाना नहीं मिलता था, बच्चों को उस कोई प्रोटीन की व्यवस्था नहीं थी, और सबसे ज़्यादा बच्चे ये प्रोटीन के कमी की शिकार कहाँ है बोले तो गुजरात में है। आप देखिए, आपको वो बाकी का नहीं पड़े, अपना जो ठीक था उतना पड़े, लेकिन दूसरे की कमी क्या है वो नहीं पड़े। गुजरात में बहुत से कमियां हैं, जिस जगह से कम 13 साल 13.5 साल एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, वही व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहा, वो अपने ही स्टेट में नहीं कर सका। वजह क्या है कि कमिटमेंट नहीं है। जिसके पास कमिटमेंट है, गरीबों के लिए दर्द है, वो लोग किसी न किसी हालत में करते हैं। जब हम मनरेगा स्कीम लाए थे तब बहुत से लोगों ने टीका की, बीजेपी के लोग भी टीका किए, आर्थिक दृष्टि से जो एक्सपर्ट थे वो भी टीका किए, ये कहाँ से लाएंगे, कहाँ देंगे, ये नहीं होने वाली बात है। ये सब आप सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने करके दिखाया, मनमोहन सिंह जी ने करके दिखाया, यहाँ तक कि कई स्टेट में इसका पालन करके फ्री में राशन देने का काम शुरू किया, और उससे जनता को एक बल मिला, शक्ति मिला। यानी जब आपके तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे आप कि किस तरीके से उन्होंने बोला है कि पिछली बार घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे सारे कांग्रेस ने पूरे किए हैं, और इस बार भी यही वादे पूरे होंगे। और बता दें कि 10 लाख रोजगार देने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। इसी के साथ राजस्थान का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है पंचायत स्तर पर सर्विस कैडर बनेगा। तो तमाम घोषणाएं हैं जो कि घोषणा पत्र में शामिल किए गए हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे को अब से कुछ ही देर पहले आप सुन रहे थे, चूंकि राजस्थान में अब कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव है, और इसको लेकर अब बता दें कि राजस्थान का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। चलो खबर में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की पहली वीडियो मंगलवार को सामने आई है, जिसमें टनल में फंसे मजदूर दिखाई दे रहे हैं। सुरंग के अंदर मलबे में से एक 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन डाली गई है, जिसके जरिए मजदूरों के लिए खाने में खिचड़ी और पानी भेजा गया था। इसी पाइप के जरिए एक कैमरा भी डाला गया, जिससे वीडियो सामने आया है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि मजदूर किन हालातों में सुरंग में पिछले 10 दिनों से रह रहे हैं। सोमवार को रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने सुरंग के अंदर एक 6 इंच का पाइप डाला था, जिससे खाना और पानी मजदूरों को भेजा जा रहा है। वहीं मजदूर किस तरीके से किस हालात में रह रहे हैं, ये इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये जानने के लिए इसी पाइप में एक एंडोस्कोपिक फ्लेक्सिक कैमरा भी भेजा गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सारे मजदूर इस कैमरे से दिखाई पड़ रहे हैं। इस टीम ने वॉकी टॉकी के जरिए उनसे बातचीत
बातचीत करने की कोशिश भी की है, उनका हौसला भी अफजाई किया है। तो उत्तरकाशी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। ये वही कैमरे की तस्वीर है जो कि अंदर भेजा गया है और मजदूरों का हालचाल, उनकी देखरेख जो है इसी कैमरे के माध्यम से अब की जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ी धांधली हुई है। शिक्षकों कर्मचारियों के एनपीएस का पैसे की धांधली हुई है। एनपीएस का पैसा निजी बीमा कंपनियों में लगाने का आरोप है। एडेड कॉलेजों में शिक्षक कर्मचारियों के पैसे की कटौती में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों कर्मचारियों के पैसे में गड़बड़ी देखने को मिली है। 25 जिलों के 4200 से अधिक कर्मियों के पैसों में गड़बड़ी हुई है। बता दें, एडेड कॉलेजों में शिक्षक कर्मचारियों के पैसे की कटौती में बड़ी धांधली हुई है और 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों कर्मचारियों के पैसे में गड़बड़ी देखने के लिए मिली है और जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। 25 जिलों के 4200 से अधिक ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पैसों में गड़बड़ी देखने को मिली है। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक माध्यमिक से अफसरों से जवाब मांगा है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ी धांधली देखने को मिली है और बता दें आपको कि इस धांधली के निर्देश भी दे दिए गए हैं जांच करने के लिए। शिक्षकों कर्मचारियों के एनपीएस का पैसा यहाँ पे देखने को मिला है जिसमें धांधली हुई है। एनपीएस का पैसा निजी बीमा कंपनियों में लगाने का आरोप है। प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, बड़ी धांधली देखने को मिली है। बिल्कुल स्वीटी, देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग का ये पूरा मामला है, जहां पर जो एडेड विद्यालय हैं उनके जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, तकरीबन 4200 की ऐसी संख्या है जिनके एनपीएस का जो पैसा है वो नियम विरुद्ध तरीके से जो है उसको अन्य बीमा कंपनियों में जो है वो इन्वेस्ट कर दिया गया है। इस मामले जब से सामने आया है उसके बाद से कहीं न कहीं हड़कंप मचा हुआ है। सभी जो अब शिक्षक हैं वो अपने अपने एनपीए का पैसा जो है उसको चेक करवा रहे हैं। फिलहाल निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से सभी संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनको नोटिस भेजा गया है और उनसे इसके बारे में जवाब जो है वो मांगा गया है कि उन पैसे को कहाँ और किस आधार पर जो है इन्वेस्ट किया गया है। सबसे अधिक जो मामले हैं वो कुशीनगर जिले के जो हैं वो निकल कर सामने आए, जहाँ पर सबसे अधिक जो शिक्षक और जो कर्मचारी हैं उनके एनपीएस का जो पैसा है वो दूसरी जगह पर निवेश करने की जो बात है वो निकल कर सामने आई है। इस मामले को लेकर इससे पहले भी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो है एफआईआर जो है वो लिखी जा चुकी है और इस मामले में आगे भी अब पूरी कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा कि किस तरीके से, किन आधार पर और किसकी गड़बड़ी से जो है ये पैसा जो है वो इन कंपनियों में निवेश किया गया है और एनपीएस का पैसा क्या संयुक्त निदेशक के पास में है या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक के पास में है कि ये मुख्यालय पर। इन चीज़ों को लेकर भी अभी फिलहाल जांच चल रही है। देखना होगा जांच में क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आती हैं। जो जवाब मांगा गया है सभी संयुक्त निदेशकों से, इसके अलावा जितने भी डीआईओस हैं उनसे मांगा गया है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ जो जवाब जो है वो दिए जाते हैं। प्रियम, ये बड़ा सवाल उठता है, लेकिन ये मामला उजागर कैसे हुआ, किस तरीके से इस मामले की पड़ताल की गई? देखिए, इस मामले के खुलासे की बात की जाए तो ये मामला जो चूंकि जिस तरीके से समीक्षाएं चलती रहती हैं तो निदेशक की तरफ से समीक्षा की जा रही थी और उसके बाद इस बात को लेकर पुष्टि हुई और इसके बाद अब माध्यमिक शिक्षा परिषद जो संघ है, एसोसिएशन हैं, वो भी अब इस मामले को लेकर जो है आवाज को अपनी बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले की पूरी जांच जो है वो एसटीएफ से कराई जानी चाहिए या फिर इसको लेकर जो है एसआईटी जो है वो गठित की जानी चाहिए ताकि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके और लीपापोती इस मामले में ना की जा सके। और इसके अलावा उन्होंने इस बात को लेकर भी आशंका जताई है कि ये मामला केवल इस विभाग का नहीं, अन्य विभागों में भी इस तरीके का मामला हो सकता है और जिसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन होना अति आवश्यक है। तो इसको लेकर भी उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ विभाग की तरफ से कार्रवाइयां की जाती हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आगे की क्या कार्रवाई रहेगी और किस तरीके से इस पूरे मामले में जो 2005 के बाद से ये बड़ा मामला निकल के सामने आया। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। वक्त जो छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अनपरा में 1600 मेगावाट की नई यूनिट होगी शुरू। यूपी में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए अनपरा ई का होगा निर्माण। यूपी विद्युत उत्पादन निगम की बैठक में लगी है मुहर। 18,624 करोड़ की लागत से 1600 मेगावाट की इकाई लगेगी। एनटीपीसी और उत्पादन निगम के संयुक्त रूप से होगा उत्पादन। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूपी विद्युत उत्पादन निगम की बैठक में फैसला लिया गया है। 18,624 करोड़ की लागत से 1600 मेगावाट की इकाई लगेगी। और बता दें, एनटीपीसी और उत्पादन निगम के संयुक्त रूप में उत्पादन जो है वो होने जा रहा है। अनपरा में 1600 मेगावाट की नई यूनिट होगी शुरू। प्रियम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम, ये बड़ी खबर है कि यूपी में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये अहम कदम। बिल्कुल स्वीटी, देखिए लगातार प्रदेश के अंदर जिस तरीके से विद्युत की मांग बढ़ती जा रही है और सरकार की तरफ से भी निर्देश है कि 24 घंटे जिला मुख्यालय पर और 18 घंटे से 22 घंटे के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो विद्युत आपूर्ति की जाए। तो लगातार जिस तरीके से मांग बढ़ रही है, प्रदेश को दूसरे अन्य राज्यों से जो है वो बिजली खरीदना पड़ता है, अन्य जो प्राइवेट कंपनियां हैं उससे बिजली खरीदनी पड़ती है। तो ऐसा ना हो खुद के ऊपर आत्मनिर्भर हो उत्तर प्रदेश, इसको लेकर लगातार विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी करने को लेकर सरकार प्रयासरत है और इसीलिए 2 यूनिट्स पर कार्य चल रहा है। अनपरा जो 1600 मेगावाट की परियोजना है वो जल्दी ही जो है वो साकार रूप लेने वाली है और माना जा रहा है कि जल्दी ये योजना जो है वो शुरुआत हो जाएगी। और तो उसके बाद प्रदेश के अंदर जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है उसमें 1600 मेगावाट की जो है वो बढ़ोतरी होगी और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बढ़ोतरी के तौर पे होगा और इसका साफ तौर पर बड़ा फायदा जो है वो आने वाले दिनों के अंदर प्रदेशवासियों को मिलेगा। और कौन कौन से लाभ जो है इसके बढ़ने से प्रदेशवासियों को मिल सकते हैं प्रियम? देखिए, इससे विद्युत आपूर्ति जो है वो बेहतर होगी। लोगों को अधिक से अधिक समय तक जो है वो विद्युत आपूर्ति जो है वो दी जा सकेगी। विद्युत की दरों में भी इसका साफ तौर पर अंतर आने वाले दिनों में जो है वो देखा जा सकता है। उससे जब चूंकि खुद से उसकी उत्पादन होगा तो उस जो खर्चा है वो कम होगा और उसका कहीं ना कहीं फायदा साफ तौर पर विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदेश के अंदर मिल सकता है। ठीक है प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि 18,624 करोड़ की लागत से 1600 मेगावाट की इकाई अब लगने जा रही है यूपी में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में आज से 14 कोसी परिक्रमा शुरू होगी। 20 लाख श्रद्धालु परिक्रमा में हिस्सा ले रहे हैं और रात 2:09 से शुरू हो जाएगी परिक्रमा। 21 नवंबर रात 11:38 पर चलेगी ये परिक्रमा। बता दें, देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे अयोध्या। 42 किलोमीटर पैदल नंगे पांव श्रद्धालु परिक्रमा में होंगे शामिल। एटीएस की निगरानी में होगी 14 कोसी परिक्रमा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो 21 नवंबर रात 11:38 तक ये परिक्रमा चलने वाली है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी तादाद में श्रद्धालु इसमें जुड़े हैं ये परिक्रमा करने के लिए और सबसे अहम बात यह है कि नंगे पांव आपको इसमें चलना है। तो 20 लाख श्रद्धालु परिक्रमा में हिस्सा लेने हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से अयोध्या नगरी भी सजी हुई है और रात 2:09 से शुरू हुई है ये परिक्रमा, जो कि 21 नवंबर तक चलेगी। 21 नवंबर की रात 11:38 तक ये परिक्रमा चलती रहेगी। देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं इस परिक्रमा में हिस्सा लेने के लिए। तो 14 कोसी परिक्रमा जो है वो शुरू हो चुका है। अभिनव आनंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो चुका है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल बता दें कि लगभग ही आज अक्षय नवमी के दिन ये लगभग रात्रि लगभग 2 बजे से ये परिक्रमा प्रारंभ हुई है और आज 21 तारीख लगभग 11:38 पर यह परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। इसमें परिक्रमा पथ पर ही मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे लगभग 30 लाख की संख्या में जो भी श्रद्धालु आए हैं और भगवान राम के जो लगभग 14 कोसी परिक्रमा है, जो लगभग 42 किलोमीटर की परिधि में आता है, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं लोग। आप बिल्कुल आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। जी, अभी भी श्रद्धालु परिक्रमा लगातार कर रहे हैं। आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, कहाँ से आए हो, कितना कठिन है ये? जी बिल्कुल। भाई साहब क्या नाम आपका? कहाँ से आए हैं? बलिया जिला के। अच्छा, परिक्रमा पूरी हुई अभी शुरू किए हैं? चालू किए हैं। तो इसके बाद स्नान किए कि नहीं आप? स्नान करके। अच्छा, तो ये लगभग कितने घंटे में आप पूरा कर लेंगे? 1 घंटे में। 1 घंटे पूरा हो जाएगा।
चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि जो भी यहाँ श्रद्धालु हैं उनको उनके अंदर कितना उत्साह है, बिल्कुल देख पा रहे होंगे। क्या बल्कि बात करें सुरक्षा व्यवस्था को, तो लगभग चौक चौबंद व्यवस्था की गई है, लगभग बैरिकेडिंग पॉइंट्स भी लगाए गए हैं। और खास बात लगभग बता दी, इस जोन से लगभग 5 जोन में और 12 सेक्टर में बांधा गया है, जिनकी निगरानी ATF द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल। तो कहां से कहां तक ये परिक्रमा चलने वाली है और क्या कुछ खास इंतजाम सुरक्षा को हटाकर यहाँ पे किए गए हैं? जी बिल्कुल बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब बिल्कुल आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि जो भी यहाँ पे जो भी सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, बिल्कुल अपने ड्यूटी बिल्कुल पूरी तरह निभा रहे हैं। बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि चुस्त दुरुस्त मौजूद है इसमें। और इस परिक्रमा को लगभग जो 5 जोन है और 12 सेक्टर में बिल्कुल बांधा गया है। इस परिक्रमा हाँ जी बिल्कुल अभिनव, तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बता दें कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का रास्ता साफ हो चुका है। हाईकोर्ट ने कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए हैं। कॉरिडोर निर्माण में जो अतिक्रमण हो उससे हटाया जाएगा और मंदिर के धन को खर्च नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है सरकार अपने स्तर से बजट जारी करके कॉरिडोर को बनवाए। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने जारी किया है आदेश। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां मंदिर के धन को खर्च नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है सरकार अपने स्तर से बजट जारी करके कॉरिडोर को बनवाए। तो चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने जारी किया है यह आदेश। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का रास्ता साफ हो चुका है। इसको लेकर काफी दिनों से वाद विवाद भी चल रहा था। बांके बिहारी मंदिर और प्रशासन के बीच में जो है वो लगातार हम वाद विवाद सुन रहे थे। अब हाई कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दे दिए गए हैं। मोहम्मद फारूक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, अब हाई कोर्ट का निर्देश आ गया है, अगला क्या कदम होगा सरकार का? आपको बता दें कि ये मामला जो है वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर था, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर कॉरिडोर बनता है, क्योंकि कॉरिडोर के लिए बहुत बड़ा एक गलियारा बनाने के लिए बहुत जगह स्पेस चाहिए होता है और वहाँ पर जो है तमाम दुकानें हैं, मकान हैं, उनका ध्वस्तीकरण होगा, क्योंकि जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा और ये दुकानें नहीं हटेंगी जब तक कॉरिडोर का निर्माण नहीं हो पाएगा। इस पर जो है हाई कोर्ट में दोनों पक्ष गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रस्ताव मांगा था और हाई कोर्ट ने इसका प्रस्ताव मांगा था और लोग इस पर जो है जो मंदिर सेवायत थे वो इसके विरोध में भी गए हुए थे और तमाम स्थानीय लोग इसके विरोध में गए हुए थे। कई याचिकाएं हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की खंडपीठ में इसकी याचिकाएं चल रही थी और अभी इसकी याचिका जो है जो दोनों दलीलें सुनने के बाद, दोनों पक्ष की दलीलें हाईकोर्ट में सुनने के बाद में चीफ जस्टिस तीर्थंकर दिवाकर ने और आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इसका फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल इन्होंने फैसला हाई कोर्ट ने अपना जारी किया है और फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में ने कहा कि वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी का कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और वो आवश्यक भी है। हाई कोर्ट का कहना है आवश्यक है भीड़ की तो देखते हुए, क्योंकि भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा है। लाखों की संख्या में जो है ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा है। उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने मंदिर के सारे वीडियोस और फुटेज भी मंगवाए थे। ठीक है फारूक, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है और बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का रास्ता साफ हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहें इंडिया वॉइस।